क्या आप जानते हैं कि एक समय भारत दुनिया की सबसे अमीर देश था। इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। दुनिया का लगभग 25 से 30% जीडीपी भारत के पास था। लेकिन आज हम गरीबी, बेरोजगारी और पिछड़ेपन से जूझ रहे हैं। सवाल ये है, भारत को किसने लूटा? केवल ब्रिटिश या उससे पहले भी बहुत कुछ हुआ? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे प्राचीन काल से लेकर आधुनिक समय तक भारत पर किस किस ने हमला किया, कितना लूटा और कैसे हमारी सोने की चिड़िया को मार डाला। दोस्तों, 326 ईसा पूर्व में भारत पर पहला बड़ा विदेशी आक्रमण अलेक्जेंडर का था, लेकिन वो ज़्यादा लूट नहीं ले जा सका क्योंकि भारत ने उसे रोक दिया। फिर आया इस्लामिक आक्रमणों का दौर। 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर कब्जा किया, लेकिन असली लूट 998 से 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी से शुरू हुई। उसने भारत पर 17 बार हमला किया। 1026 में सबसे बड़ा हमला सोमनाथ मंदिर पर किया। मंदिर को तोड़कर लाखों सोने हीरे लूटे, मूर्तियां तोड़ी और करोड़ों की संपत्ति लेकर अफगानिस्तान भाग गया। और उसके बाद मोहम्मद गौरी, तैमूर और बाबर के भारत आने का मुख्य उद्देश्य भारत की अपार संपत्ति को लूटना, अपने साम्राज्य का विस्तार करना और यहां अपनी सत्ता स्थापित करना था। तैमूर ने 1398 में अराजकता का फायदा उठाकर लूटपाट की। गौरी ने मुस्लिम राज्य फैलाने के लिए आक्रमण किए, जबकि बाबर ने काबुल की सीमित आय और अपनी महत्वाकांक्षा के चलते उत्तर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। सबसे लंबा दौर मुगलों का था। 1526 में बाबर ने पानीपत की लड़ाई जीती। मुगल भारत में रहे, लेकिन उन्होंने भी भारी लूट मचाई। उसके बाद औरंगजेब के समय मंदिरों का विनाश चरम पर था। लाखों करोड़ों की संपत्ति मंदिरों से निकाली गई। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि मुगलों ने भी भारत की संपत्ति को मध्य एशिया और फारस की तरफ भेजा। तो दोस्तों, मुगल और तुर्क अफगान आक्रमणकारियों ने भारत को सैकड़ों साल तक लूटा, लेकिन असली बड़े पैमाने की लूट अभी बाकी थी। 1498 में पुर्तगाली वास्को डे गामा भारत आया। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा किया और समुद्री लूट शुरू की। उसके बाद डच, फ्रेंच भी आए और अपना व्यापार किया। उसके बाद आए अंग्रेज। लेकिन अंग्रेजों के लिए भारत का दरवाज़ा खुला नहीं था। उस समय भारत पर मुगलों का शासन था और समुद्र के रास्तों पर पहले से ही पुर्तगालियों का कब्जा था। पुर्तगाली व्यापारी मुगलों के दरबार में अपनी पैठ बना चुके थे और वे किसी भी कीमत पर अंग्रेजों को यहाँ टिकने नहीं देना चाहते थे। जब हॉकिंस ने आगरा जाकर मुगल बादशाह जहांगीर से मुलाकात की और व्यापार की अनुमति मांगी, तो पुर्तगालियों के दबाव में जहांगीर ने उन्हें खाली हाथ लौटा दिया। ये अंग्रेजों के लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्हें पता था कि अगर भारत के खजाने तक पहुंचना है तो उन्हें कूटनीति का रास्ता अपनाना होगा। अंग्रेजों ने अपनी रणनीति बदली। 1600 में ब्रिटेन की राजा जेम्स प्रथम ने अपने सबसे चतुर राजदूत सर टॉमस रो को जहांगीर के दरबार में भेजा। वे एक मंझे हुए कूटनीतिज्ञ थे। वे अपने साथ ब्रिटेन से मखमली कपड़े, शराब और नायाब पेंटिंग्स लेकर आए थे, जो मुगल बादशाह को लुभाने के लिए काफ़ी थीं। टॉमस रो ने लगभग 3 साल तक मुगलों के दरबार में समय बिताया। उन्होंने जहांगीर को यह विश्वास दिला दिया कि अंग्रेज केवल व्यापारी हैं और उनका उद्देश्य मुगलों की सुरक्षा करना और उन्हें राजस्व देना है। 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और 1608 में अंग्रेज पहली बार भारत के सूरत बंदरगाह पर पहुंचे। उस समय उनका मुख्य उद्देश्य मसालों, रेशम और कपड़ों का व्यापार करना था। धीरे धीरे अंग्रेजों ने भारत में अपनी स्थिति मजबूत करनी शुरू कर दी। उन्होंने भारतीय शासकों के बीच मतभेदों का फायदा उठाया और साजिशों के माध्यम से अपनी शक्ति बढ़ाई। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी अंग्रेजों के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। इस युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराकर अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक सत्ता की नींव रखी। इसके बाद 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को पराजित किया। इस जीत के बाद अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा से कर वसूलने का अधिकार मिल गया। यहीं से भारत की आर्थिक लूट शुरू हुई। अंग्रेजों ने भारत को लूटने के लिए कई नीतियां अपनाईं। उन्होंने किसानों पर भारी कर लगाए, जिससे किसान कर्ज में डूब गए। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू स्थायी बंदोबस्त ने किसानों की स्थिति और खराब कर दी। इसके अलावा अंग्रेजों ने भारतीय उद्योगों को नष्ट कर दिया, खासकर बंगाल का कपड़ा उद्योग। वे भारत से कच्चा माल सस्ते में ले जाते और इंग्लैंड से तैयार माल महंगे दामों में बेचते थे। अंग्रेजों ने बिहार और बंगाल के किसानों को अपनी उपजाऊ जमीन पर चावल या गेहूं उगाने से रोक दिया और जबरदस्ती नील उगाने का फरमान सुनाया। ये एक ऐसा सौदा था जिसमें किसान की बर्बादी तय थी। नील की जड़ें इतनी गहरी होती थीं कि वो जमीन की सारी ताकत खींच लेती थीं, जिससे वो खेत बंजर हो जाता था। अगर किसान नील उगाने से मना करता तो ब्रिटिश बागान मालिक पर कोड़े बरसाते, उनके घरों को आग लगा देते और उनकी महिलाओं को बेइज्जत करते।
किसान अपनी ही जमीन पर गुलाम बन गया था। उसे वो फसल उगानी पड़ती थी जिसे वो खा नहीं सकता था, और बदले में उसे जो दाम मिलते थे उससे एक वक्त की रोटी भी नहीं आती थी। 1857 में भारतीयों ने अंग्रेजों के खिलाफ बड़ा विद्रोह किया, जिसे इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857 कहा जाता है। हालांकि ये विद्रोह सफल नहीं हुआ, लेकिन इसने अंग्रेजों की नींव हिला दी। 1858 के बाद भारत सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गया और क्वीन विक्टोरिया के नाम पर शासन चलने लगा। अंग्रेजों ने भारत में रेलवे और प्रशासनिक व्यवस्था विकसित की, लेकिन रेल के डिब्बों में भारतीयों को अंग्रेजों के सामने बैठने की अनुमति नहीं थी। अंग्रेजों ने अपनी शिक्षा नीति के जरिए एक ऐसा वर्ग तैयार करने की कोशिश की जो रंग और रूप में भारतीय हो, लेकिन सोच और नैतिकता में अंग्रेज हो। उनका मकसद ऐसे क्लर्क बाबू पैदा करना था जो उनके प्रशासन को चला सकें, ना कि ऐसे नागरिक जो सवाल पूछ सकें। अंग्रेजी राज का सबसे काला सच था अकाल। 18वीं और 19वीं सदी के अंत में भारत ने ऐसे भयानक अकाल देखे जिनका जिक्र आते ही रूह कांप जाती है। 1876, 1878 का भीषण अकाल और 1899 का अकाल प्राकृतिक आपदा से ज्यादा एक सरकारी हत्या थी। जब मद्रास, मैसूर और महाराष्ट्र में बारिश नहीं हुई और फसलें सूख गईं, तब भी अंग्रेजों ने अनाज का निर्यात नहीं रोका। भारत के गोदामों में पड़ा गेहूं और चावल जहाजों में भरकर ब्रिटेन भेजा जा रहा था, ताकि वहां के लोग भूखे न रहें और युद्ध के लिए अनाज जमा रहे। इधर भारत में लोग भूख से तड़प तड़प कर मर रहे थे। सड़कों पर लाशों के ढेर लगे थे। लोग पेड़ों की छाल और मिट्टी खाने को मजबूर थे। इतना अत्याचार सहने के बाद भारत की धरती अब कांपने लगी थी। किसानों का गुस्सा, राजाओं का खोया हुआ राज्य, सैनिकों का अपमान और आम आदमी की भूख, ये सब बारूद के ढेर की तरह जमा हो रहा था। लोगों को समझ आ गया था कि ये विदेशी शासक उनके कभी नहीं हो सकते। ये अंधकार का युग अपने चरम पर था, और जैसा कि कहा जाता है, रात जितनी काली होती है, सवेरा उतना ही करीब होता है। भारत के सीने में दबी ये आग अब ज्वालामुखी बनकर फटने वाली थी। 1857 की क्रांति हालांकि कुचल दी गई थी, लेकिन उसने ये साबित कर दिया था कि भारत अब चुप नहीं बैठेगा। 19वीं सदी के अंत होते होते कांग्रेस की स्थापना और नए विचारकों के उदय ने आजादी की लड़ाई को एक नई दिशा दे दी थी। सदी बदल रही थी और उसके साथ बदल रहा था भारत का मिजाज। अब भारत वो लाचार देश नहीं था जो केवल सहना जानता था। 20वीं सदी की शुरुआत में कई क्रांतिकारी गतिविधियां भी सामने आईं। इसी दौरान पार्टीशन ऑफ बंगाल ने देश में असंतोष को और बढ़ा दिया। इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन चला, जिसमें भारतीयों ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया। इसके बाद महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा मिली। उन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा के माध्यम से अंग्रेजों का विरोध किया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, दांडी मार्च और अंग्रेजों भारत छोड़ो जैसे आंदोलनों ने पूरे देश को एकजुट कर दिया। इस दौरान कई अन्य नेताओं ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जैसे भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू। इन सभी के प्रयासों से स्वतंत्र संग्राम और मजबूत हुआ। 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ। हिटलर की सेना ब्रिटेन पर कहर बरपा रही थी। अंग्रेज कमजोर पड़ रहे थे। इसी मौके का फायदा उठाने के लिए भारत के शेर सुभाष चंद्र बोस देश से बाहर निकले। उन्होंने नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उन्होंने जापान और जर्मनी की मदद से आजाद हिंद फौज को फिर से खड़ा कर दिया। भारतीय सैनिकों ने जहाजों पर से यूनियन जैक उतार फेंक दिया और तिरंगा फहरा दिया। अब अंग्रेजों को यकीन हो गया था कि वो सेना के दम पर भी भारत को नहीं दबा सकते। ब्रिटेन खुद युद्ध में इतना बर्बाद हो चुका था कि उसके पास अब भारत जैसे विशाल देश को संभालने की ना तो ताकत थी और ना ही पैसा। आखिरकार वो समय आ गया जिसका सदियों से इंतजार था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि अंग्रेज भारत छोड़ देंगे। लॉर्ड माउंटबैटन को अंतिम वायसराय बनाकर भारत भेजा गया ताकि सत्ता का हस्तांतरण किया जा सके। लेकिन जाते जाते भी अंग्रेज भारत को एक ऐसा जख्म दे गए जो कभी नहीं भरेगा। विभाजन। देश को धर्म के नाम पर दो टुकड़ों में बांट दिया गया, भारत और पाकिस्तान। लाखों लोग बेघर हुए, ट्रेनें लाशों से भरकर आईं। ये आजादी की बहुत भारी कीमत थी। 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को जब पूरी दुनिया सो रही थी, भारत अपनी जिंदगी और आजादी की ओर जाग रहा था। दिल्ली के लाल किले से यूनियन जैक उतारा गया और शान से तिरंगा फहराया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना ऐतिहासिक भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी दिया। वे अंग्रेज जो 350 साल पहले एक तराजू लेकर सूरत के तट पर भीख मांगने आए थे, आज अपने जहाज लेकर वापस लौट रहे थे। वे अपने पीछे एक ऐसा देश छोड़ गए थे जो आर्थिक रूप से कंगाल था, सामाजिक रूप से बटा हुआ था, लेकिन जो अब आजाद था। ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश राज का इतिहास हमें सिखाता है कि जब हम अपने घर के झगड़ों में उलझते हैं तो बाहरी शक्तियां उसका फायदा उठाती हैं।
भारत को सोने की चिड़िया से एक गरीब देश बनाने वाले अंग्रेज चले गए, लेकिन वे अपने पीछे एक ऐसा राष्ट्र छोड़ गए जिसने अपनी राख से दोबारा उठना सीखा। आज भारत फिर से विश्व पटल पर एक महाशक्ति बनकर उभर रहा है। लेकिन आज 2026 में भारत फिर से उठ खड़ा हो रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। हमें इतिहास से सीखना चाहिए। एकता, मजबूत सेना और सही नीतियां जरूरी हैं। अगर हम भूल गए तो फिर लूट हो सकती है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो या सांस्कृतिक। आप क्या सोचते हैं, भारत को सबसे ज्यादा किसने लूटा? कमेंट में जरूर बताएं, ब्रिटिश या मुगल आक्रमणकारी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।